दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी भीड़। वो शाम कुछ अलग थी। हर तरफ पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा था कि इलाके में सब कुछ ठीक नहीं है। चौराहे जिनके चाय खानों पर शाम ढलते ही चुस्कियां घुल जाया करती थीं, आज खामोश थे। वो बाजार जो चूड़ी की दुकानों, चाट पकौड़ी के ठेलों और कपड़ों की दुकानों से गुलजार रहते थे, आज वहां उदास अंधेरा था। इस खामोशी को तोड़ती हुई सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां जब सड़क से गुजरती तो घरों में दुबके लोग कुछ और सहम जाते। ये वही मौका था जब इंसानियत शर्मसार हुई थी, जब इस इलाके के सैकड़ों सालों के सांप्रदायिक सौहार्द में दरार आ गई थी। टीवी पर बता रहे थे कि महज एक अफवाह की बुनियाद पर एक भीड़ ने एक शख्स के साथ गैर इंसानी बर्ताव किया था, जिससे उसकी जान चली गई। आप लोग शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। पुलिस जीप पर लगे स्पीकर से गूंजती ये आवाज एहतशाम खान के आंगन में भी गूंज रही थी। एहतशाम खान, जिनके बड़े भाई एजाज खान उस मॉब लिंचिंग का शिकार हुए थे। भीड़ ने उनके घर में घुसकर उनके भाई को इस बेरहमी से पीटा था कि अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया था। एहतशाम आंगन में खड़े हुए देख रहे थे 7 साल के भतीजे फरहान को, जो अपनी आंगन की चौखट पर बैठी अम्मी की गोद में सर टिकाए था। वो महसूस कर रहे थे फरहान की नन्ही आंखों में उतर आई बेशुमार उदासी को, जिसमें पिता को अब कभी न देख पाने का दर्द था। बेसुध बैठी आयशा भाभी की सूनी कलाइयों और रोते रोते सूख चुकी आंखों में भी अब कोई रंग नहीं बचा था। वो बार बार आंगन की खूंटी पर टंगे एजाज साहब के कपड़ों को देखती, उनका वो नीला स्कूटर भी जो आंगन में खड़ा था। सुबह मंडी जाते वक्त उसी स्कूटर पर किक मारते हुए वो कहते थे, चलता हूँ, कुछ मंगाना हो तो फोन कर देना, दोपहर में तिवारी के यहाँ तो भिजवा दूंगा। एजाज भाई एहतशाम से 3 साल बड़े थे। वो गल्ला मंडी में काम करते थे। पड़ोस में रहने वाले तिवारी जी भी उसी मंडी में थे। दोनों में पुरानी दोस्ती थी। कहते थे किसी जमाने में दोनों साथ साथ कलकत्ता भी रहे थे कारोबार के लिए। बड़े भाई के दोस्त भी बड़े भाई जैसा ही बर्ताव करते हैं। तिवारी जी भी जब कभी चौराहे से गुजरते तो एहतशाम की स्टेशनरी शॉप पर रुककर उसके हालचाल लेते। और भाई एहतशाम, कैसी चल रही दुकान? एहतशाम भी अदब से मुस्कुरा कर कहते, अच्छी चल रही भाईजान, इंशाल्लाह जुलाई में काम और बढ़ जाएगा, आइए चाय पी लीजिए। लेकिन हाथ से अक्सर इंसानों के चेहरे बदल देते हैं और कभी कभी पहचान भी। आज से पहले एहतशाम के लिए तिवारी सिर्फ तिवारी भाईजान थे, जैसे एजाज भाई थे। लेकिन इस हादसे के बाद एहतशाम की नजर तिवारी को एक दूसरी पहचान से पहचानने लगी थी। शहर की हवा ऐसी बदली थी कि पूरा शहर एहतशाम और तिवारी के बीच उभर आई एक अनदेखी लकीर के या तो इस तरफ था या उस तरफ। मोहब्बत यूं तो नफरत से कई गुना ताकतवर होती है, लेकिन किसी एक लम्हे में जब नफरत जीतने लगती है तो इंसान वहशी हो जाता है। सालों की मोहब्बत, अमन, दोस्ती, वफादारी, अपनापन उसी नाजुक लम्हे में कम पड़ जाता है। यही हुआ भी था उस शाम, जिसके बाद पूरा शहर 2 हिस्सों में बंटकर आमने सामने खड़ा हो गया था। बहरहाल उन्हीं भारी लम्हों पर पैर रखते हुए वक्त चलता रहा। 2-3 दिन गुजरे तो लगा कि शहर का माहौल अब नियंत्रण में है। पुलिस की गाड़ियों की गश्त कम होने लगी। धीरे धीरे दुकानें फिर सज गईं, बाजारों में रौनक लौटने लगी। लेकिन एहतशाम के घर का सन्नाटा अब भी एक दबीज उदासी लपेटे था। एहतशाम आंगन की धुंध में चारपाई पर बैठा किसी ख्याल में गुम था। चूल्हे के सामने बैठी आयशा भाभी की आंखें अब भी तर थीं। उनमें कुछ आंसू चूल्हे के धुएं के थे और कुछ उस गम के जिसके साथ उन्हें अब जिंदगी भर जीना था। बस बंद कर दो अब इनको फरहान, और जाकर दस्तरखान लगाओ, मैं खाना लाती हूँ। आयशा भाभी ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए मुर्गियों को दाना डाल रहे फरहान से कहा। ये वो काम था जो मंडी से लौटते ही अब तक उसके अब्बू करते थे। एहतशाम, तुम भी आ जाओ, उन्होंने आंगन में बैठे एहतशाम से कहा तो वो कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, तिवारी भाई ने कॉल तक नहीं की, खैरियत तो ले सकते थे।
आयशा भाभी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनकी खामोशी कह रही थी कि उनको भी इस बात का अफसोस है। अगली सुबह एहतशाम जब चौराहे के नुक्कड़ पर अपनी स्टेशनरी की दुकान पर बैठा था तो उसकी नज़र अचानक सामने से आते तिवारी भाई पर पड़ी। वो अपने किसी जानने वाले के साथ उधर से गुजर रहे थे। तिवा कहते कहते उसकी आवाज़ थम गई। तिवारी भाई को देखकर एहतशाम ठहर गया था। उनकी आंखों में, उनके लहजे में, उनके चलने के तरीके में, उनके देखने के अंदाज में कुछ था, कुछ अजीब सा। एहतशाम ने उनको इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। आमतौर पर चौराहे से गुजरते हुए वो एहतशाम की दुकान पर हालचाल लेने जरूर रुकते थे। दोस्त के छोटे भाई होने के नाते वो बड़ी बेतकल्लुफी से दुकान के अंदर आ जाते थे और कहते, चलो भाई एहतशाम मियां, चाय पिलाओ। लेकिन आज उनकी नजरों में एक अजनबीपन था। वो नहीं रुके, बल्कि रूखे अंदाज में वहां से गुजर गए। एहतशाम फैली हुई आंखों से उनको जाते हुए देखता रहा। कई सवाल, कई जवाब और बहुत सारे अफसोस से उसका मन भरने लगा। एहतशाम के मन में कुछ देर तक न जाने क्या चलता रहा। अचानक उसकी आंखों के डोरे लाल होने लगे। उसके मन में वो ख्यालात आने लगे जो पहले कभी नहीं आए थे। उसका मन हजार लाख सूरतों में आते सिर्फ एक लफ्ज से भरने लगा, इंतकाम। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। रात के वक्त गली के नुक्कड़ पर अलाव जल रहा था। एहतशाम और महमूद नगर मोहल्ले के कुछ और लोग अलाव के इर्द गिर्द बैठे थे। सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने एहतशाम सर झुकाए सबकी बातें सुन रहा था। हाँ, तो क्या हुआ कि वो उन लोगों के साथ नहीं था? वो लोग तो उसी के थे। पड़ोसी अनवारुल ने अलाव की लकड़ी उलटते पलटते हुए कहा तो हाजी साहब का बेटा नवेद बोला, और क्या? अरे भाई, तिवारी तो एजाज भाई का खास था। मैं मान ही नहीं सकता कि उसको इस बात की खबर नहीं होगी कि भीड़ इस तरफ आ रही है। कम से कम एक फ़ोन तो कर देते। नफरत के शोले उसी अलाव की तरह धधक रहे थे जिनमें सदियों की साझा तहजीबें आहिस्ता आहिस्ता झुलस रही थीं। एहतशाम महसूस कर रहा था कि कैसे शहर की बदलती हवा में सिर्फ तिवारी भाई ही नहीं, कई रिश्ते बदल गए। वो श्रीवास्तव साहब, जिनको वो बचपन से जानता था, सड़क पे क्रिकेट खेलते वक्त बार बार जिनकी छत पे बॉल चली जाती थी, वो गुस्सा करते थे लेकिन यह आखिरी बार है कह के हर बार बॉल लौटा देते थे। वो शुक्ला अंकल, जिनकी रेलवे में जान पहचान थी, कोटे से टिकट दिलवाते वक्त उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उसकी मजहबी पहचान क्या है। वो शशांक, जिसने एजाज भाई की शादी में पूरी रात लग के काम करवाया था। सब कैसे बदले बदले लग रहे थे, जैसे सब एक अदृश्य लकीर के उस तरफ खड़े हो गए हों। बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक अलाव के इर्द गिर्द बैठे लोगों के मोबाइल फोन पर मैसेज की टोन बजने लगी। नवेद ने मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। वो एक उन्मादी मैसेज था जिसमें लिखा गया था, हम पर हमला हुआ और हमने अपना एक भाई खोया। हम बुज़दिल नहीं कि खामोश बैठ जाएं, घरों से बाहर निकलो, चौक पे मिलो। मैसेज धीरे धीरे शहर के तमाम लोगों के मोबाइल फोन में दिखने लगा। कुछ ही देर में मैसेज एहतशाम के पास भी आ गया। वो हैरानी से अपने आसपास बैठे लोगों के बदलते हुए मिजाज को देख रहा था। वो लोग जो अभी तक अमन की दुआ कर रहे थे, अचानक एक ऐसी उन्मादी भीड़ में बदलने लगे थे जिसके लिए इंतकाम से बढ़कर कुछ नहीं था। तभी गली के दूसरे सिरे से एक शोर इस तरफ आने लगा। वो एक हुजूम था, लोगों का एक जत्था जिनके हाथों में मशाल, आंखों में चिंगारियां और होठों पर शोर था। उस भीड़ में ज्यादातर नौजवान थे। एहतशाम और अलाव के इर्द गिर्द बैठे लोग खड़े हो गए। भीड़ के आगे चल रहा शख्स बोला, चलो, ये वक्त फतेह का है। जो कौम डर के जीती है वो खत्म हो जाती है। डरना कुफ्र है।
चलो उनको बता देते हैं हम कौन हैं। ये कहते हुए उसने मजहबी नारे लगाए तो वहां मौजूद सभी लोगों का खून उबाला मारने लगा। रगों में चिंगारियां दौड़ने लगीं। कुछ देर पहले तक वहां इंसान बैठे थे जो अब तक एक भीड़ में बदल चुके थे। एक भीड़ जिसकी न कोई शक्ल थी, न नैतिकता और न ही कोई जवाबदेही। भीड़ का अपना एक मनोविज्ञान होता है। भीड़ में हर शख्स सिर्फ भीड़ की तरह बर्ताव करता है। इंसान का अपना विवेक, अपनी सोच कुछ मायने नहीं रखते। और इसी बदलाव को एहतशाम भी महसूस कर रहा था, खुद अपने अंदर। नारों के जोश में उसके मन में दबा हुआ गुस्सा बाहर निकलने लगा। अपने भाई की वो तस्वीर जहन में कौंधने लगी जो आखिरी बार देखी थी उसने जब उनको ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए कब्र में उतारा गया था। वो अपने आसपास जो देख रहा था वो डराने वाला था, लेकिन उस वक्त खिड़कियों से झांकते डरे हुए चेहरे उसे अपनी ताकत लग रहे थे। लोगों की भीड़ लाठी, डंडे, हथियार और मशाल लिए चौराहे की तरफ बढ़ी जा रही थी। मजहबी नारों के जोश में कांपती हुई आवाजें आसमान में गूंज रही थीं। एहतशाम, अनवारुल, नावेद और कुछ और लोग भी उस भीड़ में कब शामिल हो गए उन्हें खुद पता नहीं चला। आवाजें अब भी गूंज रही थीं। बढ़ते चलो, आज इंतकाम की रात है। अपने खोए हुए ज़र्फ को वापस छीन लाएंगे। सर उठाकर जिएंगे, चाहे जब तक जिए। भीड़ में होते हुए एहतशाम भी भीड़ जैसा ही बर्ताव कर रहा था। उसका दायां बाजू भी सैकड़ों बाजुओं की तरह बार बार हवा में उठ जाता था। उन्मादी हुजूम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे मोहल्ले के मुहाने तक पहुंच गया। यहाँ उनमें से कुछ लोग रहते थे जो उस भीड़ का हिस्सा थे जो एहतशाम के घर में घुसी थी, जिसने उसके भाई को पीट पीट कर मार डाला था। इसी गली में चौथा मकान तिवारी जी का था। मारो, घेर लो, आग लगा दो की आवाजें अचानक फिजा में गूंजने लगी। एहतशाम के हाथ अब कांपने लगे। उसने देखा कि भीड़ के कुछ लोगों ने मोहल्ले में बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी है। मकानों की खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की जाने लगी। एहतशाम उस वक्त तिवारी जी के 2 मंजिला मकान के बाहर खड़ा था। यहाँ वो अक्सर आता था और उसी खिड़की की तरफ आवाज लगाकर कहता था, एजाज भाई, भाभी बुला रही हैं। एजाज भाई खिड़की से झांकते हुए कहते थे, चलो बस आ रहा हूं। आज उसी खिड़की के सामने खड़े हुए उसके हाथ में एक पत्थर था। मन 2 हिस्सों में बट गया था। एक भीड़ का मन था और एक खुद उसका। गली में कहर बरपा था। एक नाजुक लम्हे में नफरत जीतने लगी। एहतशाम ने दांत पीसे और पत्थर फेंकने के लिए हाथ पीछे खींचा, लेकिन वो फिर ठहर गया। जहन में कुछ यादें लोबान जैसी महकने लगी। अम्मा, एहतशाम, यहाँ चाय पिलाओ यार, तिवारी उसकी दुकान पर आकर कहते थे। तिवारी जी का छोटा बेटा कैसे उसकी दुकान पर कॉपी किताबें लेने आता था तो उसे चाचू चाचू कहता था। ईद की शाम उनकी पत्नी सेवैयां खिलाने आती थी तो ईदी के नोट उनकी कमीज की जेब में डालते हुए कहती थी, अरे रख लो, पता है बहुत नोट छाप रहे हो, लेकिन हमारे लिए छोटे ही रहोगे। वो पल जब माहौल वहशीपन की आखिरी मंजिल पर कहर बरपा रहा था, एहतशाम अपने मन में इंसानियत और मुट्ठी में पत्थर लिए खुद से जंग कर रहा था। पुलिस का सायरन माहौल में गूंजने लगा था। कई गाड़ियों में लदे हुए पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो भीड़ तितर बितर होने लगी। शुक्र है किसी की जान नहीं गई, लेकिन फिर भी काफी तोड़फोड़ हो चुकी थी। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी, खिड़कियों के कांच तोड़ दिए गए थे और दीवारों पर लगी सजावटी लाइट गिरा दी गई थी। हट जाइए, आप लोग पीछे हट जाइए, कोई कानून को हाथ में नहीं लगा, हट जाइए। पुलिस की गाड़ी पर लगे स्पीकर से यह आवाज लगातार गूंज रही थी। एहतशाम भी भीड़ के बाकी लोगों की तरह वहां से भाग निकला। बुरहान का है? तभी उसके पास आकर उसके पड़ोसी अनवारुल ने बदहवासी से पूछा तो उसने कहा, मुझे नहीं पता, साथ ही तो था। क्या हुआ? अनवारुल की सांस फूल रही थी। उसने तेज कदम बढ़ाते हुए कहा, अरे वहां हमारे घरों पे हमला हो गया। फोन आया कि बदला लेने के लिए भीड़ हमारी गली में घुस गई है, जल्दी चलो। एहतशाम के जिस्म में दौड़ता हुआ खून एक पल के लिए थम गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। सूखे हुए होठों पर हल्की जुम्बिश हुई और निकला, फरहान, भाभी, या खुदा खैर। बदहवास सा एहतशाम वापस अपने घर के लिए निकल भागा।
इतना तेज वो जिंदगी में पहले कभी नहीं दौड़ा था। कुछ देर बाद वो अपनी गली में दाखिल हुआ तो पाया कि हर तरफ तोड़ फोड़ मची हुई है। मकानों से औरतों बच्चों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। कोई अपने जलते दरवाजे पर पानी डालकर आग बुझा रहा था तो कोई अपने बच्चों को गोद में लिए कहीं भागा जा रहा था। वो अपने घर पहुंचा तो मंजर देखकर कांप गया। आंगन का सामान बिखरा पड़ा था, काफी तोड़फोड़ हुई थी। फरहान, भाभी, उसने गला फाड़ते हुए आवाज लगाई। आंगन में गिरे हुए पानी के ड्रम और टूटी हुई कुर्सियों को हटाता हुआ वो अंदर वाले कमरे में भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फरहान, भाभी, कहाँ हो? उसकी आवाज कांप रही थी। आंगन में दीवार पर लगा आईना टूटा हुआ था और स्कूटर गिरी पड़ी थी। उसने गली से तेज कदमों से निकलती एक अधेड़ औरत से कहा, खाला, खाला, वो फरहान कहाँ है? भाभी भी नहीं है। अरे क्या पता बेटा, उन्होंने कहा। बहुत लोग आए थे नारे लगाते हुए, सब लोग किसी तरह जान बचा के भागे, खुदा खैर करे। कहते हुए वो दुपट्टा मुंह पर रख कर निकल गई। एहतशाम ने पलट कर देखा तो जमीन पर कुछ गमछे बिखरे हुए थे, बिल्कुल उसी रंग के जैसे उस रोज उसने तिवारी के गले में देखा था। एहतशाम ने एक नजर अपने लुटे पिटे घर को देखा और जोर से चीखा। आंखों में गुस्से की लाल लकीरें तैरने लगीं। उसने जमीन पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लिया। मुट्ठी में पत्थर लिए उसके चेहरे पर इंतकाम की आग थी। चेहरा देखकर लग रहा था कि इस बार कोई ख्याल, दोस्ती की कोई भी याद, कोई रिश्ता उसका हाथ नहीं रोक पाएगा। कितनी अजीब बात है कि मोहब्बत का यकीन दिलाने में उम्र बीत जाती है, लेकिन नफरत को पहचानने में सिर्फ एक लम्हा लगता है। वो जगह जहां कुछ वक्त पहले तक अमन गूंजता था, आज वहां से नफरत का काला गाढ़ा धुआं उठ रहा था। उस धुएं में जाने क्या क्या खाक हुआ था। रिश्ते, अपनापन और साझा तहजीबें। धुएं को चीरते हुए एहतशाम हाथ में पत्थर लिए चौराहे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसका फोन बजा। हेलो, उसने हड़बड़ाई हुई आवाज में कहा तो उधर से फरहान की आवाज आई। चाचा, चाचा, हम फरहान। फरहान, कहाँ हो तुम? अम्मी कहाँ है तुम्हारी? कहाँ हो तुम लोग? फरहान। एहतशाम ने कई सवाल एक साथ पूछे, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज कट कट के आ रही थी। वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। शोर में एहतशाम सिर्फ इतना सुन पाया कि फरहान शहर के घंटाघर के आसपास है। उसने फोन रखा और आनन फानन में घंटाघर जाने वाली सड़क पर भागने लगा। उसके हाथ में अब भी वो पत्थर था। कुछ देर बाद घंटाघर के पास पहुंचकर वो चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए आवाज लगाने लगा। फरहान, फरहान। पत्थर जैसी छोटी छोटी लखौरी से बनी उस सड़क के उस तरफ एक ऊंचा सा घंटाघर था। दोनों तरफ पेड़ लगे थे और बैठने के लिए लाल पत्थर की बेंच थी। उस वक्त वहां अंधेरा और खामोशी थी। चाचो, एक अजनबी बच्चे की सी आवाज से वो चौंक गया। गौर से देखा, कुछ दूर पर एक बेंच पर कुछ लोग बैठे थे। एक बच्चा आगे की तरफ आया तो एहतशाम चौंक गया। वो तो तिवारी जी का बेटा था। उसके पीछे आता हुआ फरहान भी दिखा। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा तो देखा कि आगे की एक बेंच पर आयशा भाभी, तिवारी जी की पत्नी और खुद तिवारी जी बैठे थे। आयशा भाभी खड़ी होते हुए बोली, वो तो शुक्र है तिवारी जी गाड़ी लेके आ गए, वरना। उन्होंने बताया कि तिवारी जी अपने परिवार के साथ उन लोगों को बचाकर हिफाजत के साथ यहाँ ले आए। एहतशाम का जिस्म कांप रहा था। तभी तिवारी जी उसके पास आए और कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुम ठीक तो हो ना? माफ करना, मैं आ नहीं पाया। मेरा भी दिमाग कुछ टाइम के लिए फिर गया था। एहतशाम के गले में लफ्ज फंस गए थे। शर्मिंदा कांपती हुई आवाज में बोला, हाँ ठीक हूं तिवारी भाई। उन्होंने कहा, शुक्र है हमारे मोहल्ले में भी पता नहीं कहां से भीड़ आ गई, हमला कर दिया, बड़ी मुश्किल से निकल पाए, पता नहीं कौन लोग थे। एक पत्थर एहतशाम के हाथ से छूटकर जमीन पर लुढ़क गया। वो हैरत ज़दा खड़ा था। आंखों में आंसू थे और जहन में तमाम आवाजें रोने की, चीखने की, कराहने की। उसे एहसास हो गया था कि बेलगाम भीड़ के जोश में बहते हुए वो जिनके खिलाफ खड़ा हो गया था, वो चेहरे उसके अपने थे। घंटाघर की उस खामोश सड़क पर दो लोग गले लगे खड़े थे और उधर शहर के एक कोने में अब भी कई एहतशाम और कई तिवारी भीड़ में खड़े थे।
बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।